बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल अलवाजिद एकेडमी ऑफ साइंसेस में। मेरा नाम है कैसर इसरार और मैं एक फ़िज़िक्स लेक्चरर हूं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेसिकली हमने ये चैप्टर नंबर 12 है सेकेंड ईयर का, जिसको हम फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर हमने कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको उठाया है। उन की पॉइंट्स के अंदर हमने चार्ज को देखना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के अलावा हमने दूसरे नंबर पे टाइप्स ऑफ द चार्जेस के मुतालिक बात करनी है और उसके अलावा फिर आपस में इनका क्या इंटरेक्शन होता है। अगर चार्जेस आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन उनके दरमियान हो सकती है। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो तरह के वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है उसको वो कहते हैं चार्ज को, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इट मींस दैट कि ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को डिस्कस करते हैं रेस्ट की स्टेट में। उसके अलावा भी एक और ब्रांच होती है जिसके अंदर हम चार्जेस को मोशन में डिस्कस करते हैं और उसका नाम होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बट यहाँ पे हमने चार्जेस को रेस्ट की स्टेट में डिस्कस करना है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वो ये बनती है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। उसके बाद हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं कि सर चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली एक एबिलिटी का नाम है, किसी भी बॉडी की ऐसी एबिलिटी कि जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे। तो यहाँ से डेफिनेशन फिर चार्ज की ये बनी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल द अदर बॉडीज इज सेड टू बी द चार्ज। फिर चार्ज की हमने टाइप्स के मुतालिक यहाँ पे की पॉइंट ये लिखा था कि ये किसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइप्स जो चार्जेस जो हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं सर? पॉजिटिव चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो प्रोटॉन्स की वजह से पाए जाते हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मौजूद चार्ज होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस को, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के करीब लेकर आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो अपोजिट चार्जेस हैं और इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। बट अगर हम यही केस करते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज या फिर एक नेगेटिव चार्ज को किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज के करीब रखा जाए तो सेम चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं। तो ये वाली सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मतलब अगर आप चार्जेस को एक दूसरे के करीब रख देते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लगाते हैं। इसके मुतालिक हमें कौन बताता है? इसके मुतालिक हमें बताता है कूलम्स। कूलम्स ने अपना एक लॉ प्रपोज किया था। उस लॉ के मुताबिक यहाँ पे हम उसको मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स उसको हम सॉल्व करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, मेन हमारा हेडिंग है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बताता है? कूलम्स लॉ बेसिकली हमें ये कुछ बातें बताता है। सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट जो है वो आपको जस्ट ज़ुबानी कलामी ही बताएंगे, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे नहीं। तो स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली मैंने पहले बताया कि इसको हम इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो कूलम्स क्या बताता है? कूलम्स की स्टेटमेंट होती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे देखें उसने चार्जेस का जिक्र किया है बट उसने ये नहीं बताया कि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब ये है कि जब बात गोल मोल की जाती है तो उसके अंदर दोनों के दोनों चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स दैट कि कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपको ये बता देते हैं कि कूलम्स लॉ के अंदर चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों हो सकती हैं, या अट्रैक्शन होगी एट ए टाइम या फिर रिपल्जन होगी। बट जैसे ही आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर यानी 9th क्लास में चले जाते हैं तो वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, और वहाँ पे न्यूटन्स ने ये बताया था कि वहाँ पे दो बॉडीज़ के दरमियान हमेशा हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जो मेन डिफरेंस है कूलम्स लॉ का और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन दोनों में से कोई एक हो सकती है। बट जब हम न्यूटन्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे चार्जेस नहीं बल्कि वहाँ पे बॉडीज़ का जिक्र आता है, और वहाँ पे बॉडीज़ के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन मौजूद नहीं होती। तो बहरहाल स्टेटमेंट क्या बनती है? स्टेटमेंट बनती है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन between the charges is directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of the distance between them.
अब ये स्टेटमेंट तो हो चुकी है, मतलब ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर आपको कूलम्स लॉ सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी। स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद हम चले जाते हैं इसकी डायग्राम में। तो इसकी डायग्राम किस तरह की है, लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है Q1 और दूसरा हमारे पास एक और चार्ज मौजूद है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है Q2 और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है इनके दरमियान, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो r के बराबर है। अब यहाँ तक तो डायग्राम हो चुकी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। अगर तो ये सेम चार्जेस होंगे तो सर एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, बट अगर ये डिफरेंट चार्जेस होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, मतलब हम बात को गोल मोल कर रहे हैं, हम उसको निकालना चाहते हैं उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, या हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा, मैथमेटिकली हमें कुछ बातें समझ आ रही हैं। सबसे पहली बात जो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा था वो ये था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑन दैट। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या थी, दूसरी स्टेटमेंट के हिस्से में आती थी बात कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन स्क्वायर ऑफ द, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बनती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की जाती है तो आपको पता है हमेशा इक्वलिटी आने पर एक कांस्टेंट लिखा जाता है। तो जैसे ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है K और आगे बनता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट K है ये बेसिकली एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है K इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स दैट ये K की वैल्यू उस वक्त आती है जब चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस मौजूद हो। फ्री स्पेस का मतलब है फ्री स्पेस में दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्री स्पेस, इन टर्म्स ऑफ फ्री स्पेस। अगर तो हम फ्री स्पेस की बात करेंगे तो फ्री स्पेस के केस में K की वैल्यू यही होगी और हमारा जो कूलम्स लॉ बनेगा वो बनेगा F इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और अगर आपने क्या करना है, ये तो उस वक्त लिखा है जब आप फ्री स्पेस के अंदर होंगे, बट अगर फ्री स्पेस ना हुआ तो कोई मीडियम आ जाता है तो फिर उस वक्त कूलम्स लॉ आपका चेंज हो जाता है। वो क्या बनेगा, वो हम उसको हम अलग से एक हेडिंग देंगे और हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एनी मीडियम, इन टर्म्स ऑफ एनी मीडियम। तो अगर कोई मीडियम आ जाता है तो मीडियम के केस में K की वैल्यू जो है वो बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एप्सिलॉन R जो है ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द चार्जेस। यानी आपने चार्जेस के दरमियान कौन सी चीज़ रखी है, तो जो चीज़ आप रखते हैं उसकी परमिटिविटी को हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट सर क्या चीज़ है। सर ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये दरअसल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि जो फ्री स्पेस में, क्योंकि मैंने आपको अभी चीज़ें दो बताई हैं, फ्री स्पेस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या फिर एयर है चार्जेस के दरमियान या फिर वैक्यूम है। अगर एयर और वैक्यूम मौजूद हो तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि परमिशन ऑफ द फ्री स्पेस, इट मीन्स दैट एयर और वैक्यूम की परमिशन कि वो कितना चार्जेस को इजाज़त दे रही है कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या फिर रिपेल करें। उस इजाज़त का जो नाम होता है उसको हम एप्सिलॉन नॉट का नाम देते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आती है अगर तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कुछ बातों का इल्म हो जाता है। अगला जो मेन हेडिंग छोटा सा आता है वो हमारा आता है कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो उसको हम लिखेंगे डिपेंडेंस ऑफ
डिपेंडेंस ऑफ के, यानी ये के किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। सर ये जो के होता है ये बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करता है। अभी हम देख चुके हैं कि के की वैल्यू सर अगर फ्री स्पेस होगी तो उस वक्त कुछ और होगी, लेकिन अगर फ्री स्पेस नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ एनी अदर मीडियम तो के की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पता चला कि के की वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब आप मीडियम को चेंज करेंगे तो मीडियम के चेंज करने पर के की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री स्पेस में के की वैल्यू कुछ और होगी। अगर आपने चार्जेस के दरमियान कोई प्लास्टिक की चीज़ रख दी है या कोई लकड़ी का गुटका रख दिया है या कुछ भी रख दिया है, तो उस मीडियम के इंट्रोड्यूस करने पर के की वैल्यू वो नहीं रहती बल्कि वो चेंज हो जाती है। और क्योंकि उसके अंदर हमें पता चल गया कि एप्सिलॉन आर एक फैक्टर आया हुआ है जो उस के की वैल्यू को चेंज कर देता है। दूसरे नंबर पे ये के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सर दूसरे नंबर पे ये जो के की वैल्यू है ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे कैसे डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये होता है कि अगर तो आप सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम की, तो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर के की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो सकती है। बट अगर आपने क्या किया है, कुछ और सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि आपको पता है 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिनके अंदर नंबर 1 पहले था सीजीएस सिस्टम, नंबर 2 था एफपीएस सिस्टम और तीसरे नंबर पे था एमकेएस सिस्टम। जिनमें से सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम जो थे वो रिजेक्ट कर दिए गए, जबकि एमकेएस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दे दिया गया। तो अगर आप एमकेएस सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से सिस्टम इंटरनेशनल को यूज़ करेंगे तो उस वक्त तो के की वैल्यू ये वाली होगी। बट अगर आप क्या करते हैं, आप किसी और सिस्टम को यूज़ करते हैं यानी एफपीएस या सीजीएस में से किसी को इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त के की वैल्यू जो है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो कूलम्स लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, फिर F12 = -F21 वो किस तरह आपस में बराबर होते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर तक हम आपको वो सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।